हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नरेंद्र कौशिक आपके अपने यूट्यूब चैनल कौशिक संस्कृत एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि अभी शिक्षा मंत्री जी ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है कि हमारी पूरी की पूरी मंशा यही है कि हम 2 सितंबर को एग्ज़ाम करवाएं। तो आपको अवगत करवाना चाहूँगा और वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि दोस्तों, सरकार की पूरी पूरी मंशा 2 सितंबर को है। किसी भी स्थिति में वो 2 सितंबर को करवानी चाहती है। हाँ, यदि वर्तमान जो स्थिति चल रही है कोरोना महामारी के कारण उसने कोई दखलंदाजी न की तो लगभग 2 सितंबर को आपका एग्जाम होगा। यदि अब भी किसी के मन में यह है कि एग्जाम नहीं होगा तो इसी बहकावे में आप न आए। आप कृपया करके तैयारी है उसे निरंतर जुड़े रहें, तैयारी को न छोड़ें, क्योंकि एक दिन फिर ऐसा आएगा कि आपके पास में समय भी नहीं बचेगा। यदि अब भी 2 सितंबर को एग्जाम हो रहा है तो दोस्तों लगभग 3 महीने आपके पास में है। 3 महीने में आप यदि करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे यदि समय निकालते रहोगे, क्योंकि बहुत सारे उनके मन में ये रहती है कि कल तैयारी शुरू करेंगे और इसी तरीके से आप लोगों आगे आगे समय है वो निकलता जाएगा और एक दिन ये होगा आपके मन में कि हाँ, कल एग्जाम है, हमने तो कुछ तैयार किया ही नहीं। तो आप जुड़े रहें, अच्छी तरीके से तैयारी करें, तैयारी को न छोड़े, अपना समय वो बढ़ा दे और भगवान की कृपा से अब तो समय जो अपना मौसम है वो भी ठीक हो गया। उतनी गर्मी अब नहीं पड़ रही जितनी आज से 5-10 रोज पहले पड़ रही थी, तो वहां पे हमें पढ़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। अब कठिनाई भी नहीं होनी चाहिए और अच्छी तरीके से अपना समय है वो पढ़ने का है वो हम बढ़ा सकते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं हम। इससे पहले जो वीडियो थे उस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे पररूप संधि का। पररूप संधि पढ़ रहे थे। पररूप संधि मैंने आपको सूत्र बताया था एंगी पररूपम, और वहां पे मैंने आपको जो सूत्र के अनुसार जो उदाहरण बन रहे थे वो उदाहरण बना दिए थे कि एक तो बन रहा था अपने पास में प्रेत थे, एक बन रहा था उपस्थिति। उसके बाद में जो अपने पास में टी संज्ञा के समुदाय थे जो स्कंदवादिशु पररूपम वाच्यम जो वार्तिक थी उसके अनुसार मैंने आपको उदाहरण बता दिया। और भी वार्तिक तो बहुत जैसे सीमंत केसवे है या फिर अपने पास में देवता द्वंद्वे, तो वो रीड बेस के लिए वो वार्तिक इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। यदि किसी को मन में शंका है कि भाई कम करवा रहे हैं तो वो बता दे, और किसी को ये शंका है और ये कि ज्यादा करवा रहे हैं तो वो बता दे, क्योंकि अपने पास में रीड का बेस ही है, रीड के अनुसार ही हम कर रहे हैं। और रीड है वो 10th लेवल तक की व्याकरण का बेस है वो देती है, तो वहां तक का अपना बेस है, तो ज्यादा कुछ अपने को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इससे आगे वाली जो संधि है अपने पास में दोस्तों वो संधि है पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है दोस्तों वो है अपने पास में, देखो दोस्तों संधि कौन सी है, पूर्व रूप। कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। पूर्व रूप संधि है, ये पूर्व रूप संधि है वो क्या है, अपने पास में सूत्र है एंग है पदांता दति। सूत्र क्या है, एंग है पदांता दति। देखो बहुत ही इजी है। वैसे यदि ये देखें दोस्तों तो ये अपने आप में ये संधि है वो अयादी संधि के अपने आप में अपवाद हो सकता है, या अयादी संधि की जो नियम थे उसमें कुछ किंतु परंतु करती है। देखो इसकी जो संस्कृत की परिभाषा है वो है पदांत एंगोति परे। पदांत देंगोति परे पूर्व रूप में का देश साथ, पूर्व रूप में का देश है साथ, यानी ये संस्कृत की वार्तिक है। ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आपके रीड के लिए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन पिछली बार जो रीड का सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उस सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2018 की नहीं 2016 के एग्जाम में ये परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन आ गया था, परिभाषा बनाई हुई थी उसमें वो आ गया था दोस्तों। तो ध्यान रखना अपने को कि पदांत देंगोति प्रिय ये अपने आप में वार्तिक है, इस सूत्र की है वो वार्तिक है, और इसमें पूछा गया था कि कौन सी संधि की ये परिभाषा है अपने आप में। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब अपने समझते हैं इसको। देखो दोस्तों, ये जो वार्तिक है दोस्तों अपने आप में, ये वार्तिक क्या कहती है, इस वार्तिक की परिभाषा से हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। पदांत एंगोति परे, यानी पदांत एंग के बाद में यदि अत हो, क्या हो, पदांत एंग किसके बाद में, पदांत एंग के बाद में। तो पदांत एंग है वो क्या है, पदांत एंग देखो, यदि अपने पास में पद के अंत में ए ओ हो, क्या हो, ए ओ हो,
यदि किसी पद के अंत में ए ओ हो और उसके बाद में यदि अपने पास में अत हो। अत का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था। अत का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताया हुआ है मेरा, आप सभी को बताया हुआ है। अत का मतलब क्या होता है, अत का मतलब क्या होता है, यानी जिस स्वर वर्ण के बाद में यदि तय लगता है तो वहां पे अपने जो शुद्धता तत्काल से उसके अनुसार अत का क्या रह गया, ए रह गया। क्या रह गया, ए रह गया। तो याद होगा आपको, यानी ए ओ के बाद में यदि ए आता है तो मैंने आपको बताया था, यदि ए ओ के बाद में कोई भी स्वर आता है तो वहां पे कौन सी संधि होती है दोस्तों, पहले तो ये याद करो। ए ओ के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो कौन सी संधि होती है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद करो। ए ओ के बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो वहां पे होती है अयादी संधि। तो ये अपने आप में किसका अपवाद है, अयादी संधि का अपवाद है अपने आप में। और पूर्व रूप संधि वो क्या कहती है कि ए ओ के बाद में ए आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, पूर्व रूप एकादेश होता है। तो मैंने बताया था आपको कि पर का मतलब होता है तो बाद वाली मात्रा लेनी है, और यदि पूर्व का है तो अपने को क्या लेनी है, पहले वाली मात्रा लेनी है। तो यहाँ पे मात्रा क्या रखेंगे हम, पहले वाली मात्रा रखेंगे, लेकिन एक इसमें अपनी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वो क्या होगा, ये जो ए है इस ए को हम क्या बनाएंगे, अवग्रह चिन्ह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अवग्रह चिन्ह बनाएंगे। अवग्रह चिन्ह कैसे बनता है, यानी जो हम देखते हैं ये जो एस की सी आकृति है वो अवग्रह चिन्ह है। ये क्या है, अवग्रह चिन्ह है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझे हम, जैसे अपने पास में आ गया दोस्तों वृक्षे, वृक्षे जोड़ अस्मिन, वृक्षे जोड़ अस्मिन। तो ये वृक्षे जोड़ अस्मिन है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो रूल लागू होता है ना, ये नियम लागू होता है। यहाँ पे ए है और आगे क्या है, ए है। तो अपने को पूर्व रूप संधि करनी है। तो जो संयुक्त पद होगा वो क्या होगा, वृक्षेस्मिन। क्या होगा वो, वृक्षेस्मिन। यदि इसी प्रकार से अपने पास में उदाहरण आ जाए, बालको, बालको जोड़ अयम, बालको जोड़ अयम। तो आप क्या करोगे दोस्तों, बालको जोड़ अयम यदि अपने पास में आ गया तो वही स्थिति अपने पास करना क्या है, बालको यम, बालको यम, बालको यम। इसी तरीके से आगे अपने पास में रामे जोड़ अत्र, तो क्या बनाओगे, रामेत्र। क्या बनाओगे, रामेत्र। इसी तरीके से अपने पास में आ गया को जोड़े अपि, तो क्या बनाओगे, कोपी, को अपि। ठीक है, ऐसे तरीके से समझ में आ गई होगी पूर्व रूप संधि। इतनी ज्यादा कोई भी कठिन नहीं है। अपने को याद क्या रखना है, पदार्थ ए ओ, यानी जिस पद के अंत में ए ओ हो और आगे यदि आगे यदि ए आ रहा है तो वहां अपने को क्या करना है, ए को चेंज कर देना है, ए को क्या कर देना है, अवग्रह चिन्ह बना देना है। तो आशा करता हूं कि पूर्व रूप संधि है वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों, वो क्या बात ध्यान में रखनी है, यदि अपने पास में ए के बाद में ए आ रहा है तो अपने पास में कौन सी संधि है, पूर्व रूप संधि है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये नियम है तो दोस्तों ये आगे अपने पास में वृद्धि में भी, सॉरी, जब हमें विसर्ग संधि पढ़ेंगे, विसर्ग संधि में जब हम उदाहरण पढ़ेंगे उत्व संधि के, उत्व संधि के जब उदाहरण पढ़ेंगे तब ये आएगा, तब मैं आपको वापस ये चीजें चर्चा करूंगा, रिपीट में करूंगा। ये बात ध्यान में रखना। अपने यहाँ पे तो पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हैं, वहां पे मैं उत्व संधि में चर्चा करूंगा इन उदाहरणों की, तब मैं आपको जो भी स्थिति है वो आपके सामने पूरी पूरी स्पष्ट कर दूंगा, आपको संधि कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी। तो इस तरीके से जो पूर्व रूप संधि है वो आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी, आशा करता हूं। इसके बाद में अपने पास में जो अगली संधि है दोस्तों, वो संधि है अपने पास में प्रकृति भाव। कौन सी है, प्रकृति भाव। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक बार वापस बता देता हूं, पदांत ए ओ, यानी किसी पद के अंत में ए है या पद के अंत में ओ है, उसके बाद में यदि ए आ रहा है तो वहां पे होती है पूर्व रूप संधि। कौन सी होती है, पूर्व रूप संधि होती है। पूर्व रूप संधि का मतलब क्या हो गया अपने पास में, यानी जो मात्रा है वो तो पहले वाली, यानी जो पहला पद है उसकी मात्रा रखनी है, और आगे दूसरे पद के अंदर जो ए है उस ए को अपने को करना क्या है, इस अवग्रह में बदल देना है। किसमें बदल देना है, अवग्रह में बदल देना है। जैसे वृक्षेस्मिन हो गया, बालकोयम हो गया और कोपी हो गया। बहुत सारे लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि आधा ए है, आधा ए नहीं, इसमें जो उच्चारण होता है वो ए की तरह ही होता है। उच्चारण होता है वो क्या होता है, ए की तरह ही होता है। यानी अर्ध स्वर कभी भी नहीं होता दोस्तों, स्वर होता है वो पूरा पूरा होता है, अर्ध स्वर कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो आगे होगी पूर्व रूप संधि, इतनी हार्ड नहीं है पूर्व रूप संधि, तो समझ गए होंगे। चलो अब आगे चलते हैं अपने पास में, आगे जो है वो है प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि वो क्या है,
उसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, प्रकृति भाव के बारे में। प्रकृति भाव आप लोग जानते हो कि प्रकृति क्या होती है, जैसा नाम है वही है। पहले सबसे पहले समझ लेते हैं हम प्रकृति होती क्या है। देखो प्रकृति का मतलब क्या होता है, जो वास्तविक स्थिति होती है वही है अपने पास में। तो वास्तविक स्थिति क्या बनती है वो देखना है अपने को। जैसे अपने पास में आ गया प्रकृति भाव, प्रकृति भाव देखो इसका जो प्रकृति भाव का सूत्र वो क्या है, वो है प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। क्या है, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। ये सूत्र है किसका, प्रकृति भाव का। और वो तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपकी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि आपको सूत्र के बारे में रीड में पूछ दें। तो प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम है। यहाँ पे दो शब्द देखो, यदि प्लुत के बाद में और यदि प्रगृह्य के बाद में। किसके बाद में, प्लुत के बाद में और प्रगृह्य के बाद में। यदि कोई भी स्वर आ जाए, एच का मतलब स्वर होता है दोस्तों, कितने होते हैं एच, एच कितने होते हैं, 9 होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यदि प्लुत और प्रगृह्य के बाद में स्वर आता है तो वहां हमेशा एक तो देखो विकल्प होता है, यानी होगा या नहीं होगा, यानी विकल्प के अनुसार होता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो स्थिति है। यहाँ पे क्या कहा है, नित्यम, यानी ये नियम लागू ही होगा उसके ऊपर कि प्लुत और प्रगृह्य के बाद में यदि एच आ रहा है तो अपने को कौन सी संधि करनी है, प्रकृति भाव संधि करनी है। कौन सी संधि करनी है, प्रकृति भाव। अब देखो प्लुत है, प्लुत के बारे में तो आप जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो पहला वीडियो देखिए। पहले वीडियो से जो मैंने स्वर बताए थे आपको, स्वर के 3 भेद होते हैं, एक होता है ह्रस्व, एक होता है दीर्घ और एक होता है प्लुत। तो वो आप लोगों को मैंने बताया था, तो वहां पे आप देख लो कि प्लुत का मतलब क्या होता है। यदि फिर भी नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। यदि ए के बाद में ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, ई के बाद में, ऊ के बाद में, यानी इस तरीके से जो लिखा हुआ मिलता है, यानी प्रत्येक स्वर के बाद में 3 जो मात्राएं होती है प्रत्येक स्वर के बाद में, वो क्या होता है अपने आप में प्लुत। तो प्लुत का मतलब तो आप समझ गए होंगे। प्लुत में क्या है, आगे 3 लिखा हुआ मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा, आगे ये संख्या लिखी हुई मिलेगी 3। ठीक है। अब देखो दूसरी स्थिति अपने पास में क्या है, प्रगृह्य। दूसरी स्थिति क्या है अपने पास में, प्रगृह्य। देखो प्रगृह्य क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो प्रगृह्य है वो कैसे हो सकता है, वो होता है देखो इसके लिए अपने पास में प्रगृह्य संज्ञा पढ़नी पड़ेगी। प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है, प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है ये पढ़ना पड़ेगा। और इस प्रगृह्य संज्ञा के लिए सूत्र अपने पास में इदु देत द्विवचनम, इदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम। ये एक सूत्र अपने पास में, इदु देत द्विवचनम प्रगृह्यम, ये एक सूत्र अपने पास में। देखो क्या कहता है ये, समझ लेना आप लोग, समझना एक बार। ये क्या कहता है, यदि अपने पास में इकारांत शब्द हो, क्या हो, इकारांत। यदि अपने पास में उकारांत हो, उकारांत हो, और यदि अपने पास में एकारांत हो। कौन कौन से शब्द, इकारांत, उकारांत, एकारांत, ये शब्द हो। साथ साथ में स्थिति और क्या होनी चाहिए इनके साथ में, ये सभी की सभी क्या होने चाहिए, द्विवचन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, द्विवचन होने चाहिए। क्या होने चाहिए, द्विवचन होने चाहिए। एकारांत, उकारांत, एकारांत, ये द्विवचन होंगे तो वो क्या होंगे, अपने आप में प्रगृह्य होंगे। क्या होंगे, प्रगृह्य होंगे। आप भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूं दोस्तों कि आपका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में आपके शब्द रूप भी है, पाठ्यक्रम में आपके धातु रूप भी है। तो जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो शब्द रूप वो 7 विभक्तियों में बनते हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, इस तरीके से सप्तमी तक चलते हैं। विभक्ति के बाद में क्वेश्चन आता है तो अपने पास में विभक्ति 7 होती है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे शब्द जिन शब्दों के अंत में ई आ रही है, या जिन शब्दों के अंत में उ आ रहा है, या जिन शब्दों के अंत में ए आ रहा है, ऐसे जो शब्द है वो अपने आप में यदि द्विवचन है तो उनकी क्या होती है, प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो अब मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो प्रकृति भाव जो हम संधि पढ़ रहे हैं तो उसके लिए अपने को जो शब्द रूप है वो शब्द रूप आपको खुद को याद करने होंगे। आपको ये बता सकता हूं मैं आपको कि आसानी से अपने को शब्द रूप कैसे याद होंगे। तो जो भी शब्द रूप है, जैसे एक आप अकारांत शब्द रूप ले सकते हैं, एक इकारांत शब्द ले सकते हैं, एक उकारांत शब्द ले सकते हैं। यानी ये 3 शब्द हैं, ये आप कहीं पर भी अपने नोटबुक में, कॉपी में आप नोट कर लो इनको। और नोट करने के बाद में इनकी 10-15 बार रीडिंग लगाओ, 2 या 3 दिन। यानी आपको कोई भी इतने दिमाग के ऊपर छोड़ देने की आवश्यकता नहीं है कि हमें याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा। सबसे पहले आपको मन से ये शंका निकालनी पड़ेगी कि हमें याद नहीं हो रहा, दूसरी ये शंका निकालनी पड़ेगी कि हमें समझ में नहीं आ रहा। यानी खुद के अंदर जब आत्मविश्वास आएगा तभी सभी चीजें हम वो याद होगी, तभी सब कुछ है वो समझ में आएगा। तो इसके लिए आपको जो 3 या 4 शब्द रूप है, चाहे वो जैसे राम का अकारांत हो गया, हरि का इकारांत हो गया,
भानु या गुरु का हो गया वो उकारांत हो गया, नदी का है वो ईकारांत हो गया, मति का है वो इकारांत हो गया, रमा का है वो आकारांत हो गया। इस तरीके से आपको 5-7 शब्द रूप है वो आप लिखो और उसकी प्रत्येक दिन सुबह सुबह आप रीडिंग निकालो, 10-15 रीडिंग निकालो। ऐसे यदि आप सप्ताह भर की रीडिंग लगाओगे, कोई भी ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, 5 या 10 मिनट लगेंगे रीडिंग में, और आपको एक सप्ताह के अंदर इतना याद हो जाएगा कि आपका जो आने वाला प्रश्न है वो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। केवल आपको याद करना है वो, तो उसी तरीके से कर सकते हैं। 10-15 बार प्रत्येक दिन रीडिंग लगाए, जब 7 दिन तक ये रीडिंग हो जाएगी तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ हमें याद है। अब चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। इकारांत, उकारांत, एकारांत ऐसे शब्द है वो यदि द्विवचन है तो वो क्या होंगे? प्रक्रिया संज्ञक। अब चलो मैं आ जाता हूं अपने पास में, शब्द रूप याद नहीं है तो याद ही कर लेना दोस्तों। जैसे अपने पास में शब्द चलता है रमा, तो रमा शब्द चलता है रमा, रमे, रमा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो यहाँ पे जो अपने पास में जो द्विवचन है वो क्या है? एकारांत है। द्विवचन क्या है अपने आप में? एकारांत है। तो ये जो शब्द है अपने आप में ये क्या है? प्रक्रिया संज्ञक है। ये क्या है अपने आप में? प्रक्रिया संज्ञक है। इसी तरीके से हम जब हरि का शब्द रूप पढ़ते हैं, हरि, हरि, हरय है, हरि, हरि, हरय है। तो यहाँ पे जो हरि शब्द है ये भी क्या है? प्रक्रिया संज्ञक, क्योंकि इकारांत है और द्विवचन भी है। या फिर हम भानु का पढ़ते हैं, भानु, भानु, भानवः। तो यहाँ पे जो उकारांत है वो द्विवचन है। यानी ऐसे जो शब्द है जिनके अंत में ई आ रहा है या उ आ रहा है या ए आ रहा है, और यदि वो द्विवचन है तो वो क्या है? अपने आप में प्रक्रिया संज्ञक है। क्या है वो? अपने आप में प्रक्रिया संज्ञक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रक्रिया संज्ञा किसकी होती है। यदि आपको कोई पूछ भी ले कि प्रक्रिया संज्ञा किसकी होती है, तो इकारांत, उकारांत, एकारांत। और यदि ये द्विवचन है तो इनकी क्या होती है? प्रक्रिया संज्ञा होती है। क्या होती है इनकी? प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो चलो अब चलते हैं अपने पास में। एक तो क्या होगा अपने पास में यदि प्लुत है, एक है अपने पास में यदि प्रक्रिया संज्ञक वर्ण है, और इनके बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो वहां पे अपने को करना क्या है? प्रकृति भाव संधि करनी है। प्रकृति भाव संधि का मतलब क्या होता है अपने पास में कि अपना जो चिन्ह है संधि का वो चिन्ह वहां से हटा देना है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, विष्णु, विष्णु जोड़ इमो, विष्णु जोड़ इमो। तो यहाँ पे यदि हम संधि देखें तो कौन सी संधि होती है दोस्तों? यदि वैसे देखें तो यह संधि होती है यहाँ पे। लेकिन ये चीज याद रखना अपने को, यदि ऊ बड़ा मिल गया या ई बड़ी मिल गई या ए मिल गया तो देख लो एक बार, मन ही मन में देख लो क्या ये द्विवचन है कि नहीं है। तो यदि यहाँ पे द्विवचन नहीं होता ना तो अपने पास में संधि हो जाती, लेकिन यहाँ पे द्विवचन है तो यहाँ पे प्रकृति भाव संधि होगी, और प्रकृति भाव संधि होगी तो कैसे बनेगा? विष्णु इमो, विष्णु इमो। ठीक है। इसी तरीके से अपने पास में यदि आ जाए साधु जोड़ अत्र तो क्या बनेगा? सीधा सीधा लिखना अपने के पास में। यदि आ गया अपने पास में रमे जोड़ एते तो क्या बनेगा? वो भी समझ गए होंगे। तो यानी कहने का तात्पर्य अपने पास में, या फिर आ जाए हरि जोड़ एतो, तो ये जो उदाहरण है ये सीधे के सीधे अपने पास में जैसे हैं वैसे के वैसे ही रह जाएंगे। आगे ये बात समझ में, जैसे जो उदाहरण है वो वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, इनमें कोई भी चेंजिंग है वो चेंजिंग नहीं होगी दोस्तों। चाहे आपको करना क्या है, इनमें यही देखना है केवल और केवल कि ये यदि द्विवचन है तो वहां पे कौन सी होगी? प्रकृति भाव संधि होगी। ये उदाहरण अपने पास में एक बार वापस रिपीट कर देता हूं दोस्तों। यदि अपने पास में प्लुत व प्रक्रिया संज्ञा के वर्ण है और उसके बाद में यदि कोई भी स्वर आता है तो वहां पे प्रकृति भाव संधि होती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि समझ में नहीं आई है तो वापस आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वापस देख लो। स्वर संधि का ये अंतिम भेद है अपने पास में, तो स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट, लिखना चाहो तो लिख सकते हो दोस्तों। लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके बाद में देखो दोस्तों वार्तिक तो और भी है अपने पास में, सूत्र भी और है प्रकृति भाव के। जैसे अपने पास में हो गया इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य है, इसके बाद में रीत्यक है। तो यानी सूत्र वार्तिक वो और भी है, लेकिन अपना जो रीड का बेस है उस रीड के बेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। चाहे वो कोई भी सूत्र हो, रीत्यक है, अक्षोमात है, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वस्य है, तो ये इंद्रिय है, निपात एका जनांग है, ये रीड के बेस के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको ज्यादा झंझट में है वो डालना भी नहीं चाहता कि आपको बहुत सारा पढ़ना पड़े, आपको समझ में नहीं आए। मेरा केवल और केवल इतना ही ध्येय है कि आप
कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर वो प्राप्त करें। तो आज की जो संधि है वो हमने पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी पूर्व रूप संधि, एक पढ़ी थी प्रकृति भाव। आशा करता हूँ आपको कि आज की जो संधि है वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से अपना जो संधि स्वर संधि का जो चैप्टर था उसके जो 5 भेद थे मुख्यतः यर्ण, गुण, वृद्धि, अयादि, दीर्घ जो भी थी वो पांचों भेद पढ़ लिए। इसके बाद में जो अपने 3 भेद और भी थे वो भी पढ़ लिए। मैंने मेरी तरफ से पूरा का पूरा देने की कोशिश की है दोस्तों। केवल और केवल अब आपको अपना समय देना है, आपको समझना है। देखो 15 या 20 मिनट में अपने पास में ये इतना मैटर तैयार हो रहा है तो आप, मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी है। अब देखो पढ़ने का तरीका बताता हूँ दोस्तों आप लोगों को कि पढ़ने का मैं ये नहीं कहता कि मैं परिपूर्ण हूँ या मैं सब कुछ करवा दूंगा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे को कुछ भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मन में इतना आत्मविश्वास है कि आपके लिए, रीट वालों के लिए, आपका जो पेपर है उसमें बहुत कुछ मैं आपको नंबर दिलवा सकता हूँ। इस तरीके से केवल और केवल आपको मेरे साथ में जुड़ा रहना है, केवल और केवल आपको जो पढ़ाया है वो समझना है। ये नहीं कह रहा कि मैं ये जो पढ़ाऊंगा वही आपके आएगा, मैं केवल और केवल आपको जो पढ़ने का या समझने का जो तरीका है वो बता रहा हूँ कि हम कैसे करें। आपको बुक की सहायता लेनी चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि बुक की सहायता नहीं लेनी, केवल वीडियो देखो। आप ऐसा करो कि पहले एक बार जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो बुक में पढ़ो, फिर उसके बाद में वीडियो देखो, फिर एक बार बुक में पढ़ो, उसके बाद में जो भी बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस हल करो। फिर वो चीजें यदि समझ में नहीं आ रही तो फिर अपने कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये समझ में नहीं आ रही। और ज्यादातर लोग हैं उनको तो मैंने खुद व्हाट्सएप से लिंक किया है, मैसेज जो अपना चैनल था उसका लिंक भेजा था, तो वो ही नंबर है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो सकता है कॉल तो मैं अटेंड करूं, लेकिन आप मैसेज कर सकते हो कि सर हमारे मन में ये शंका है, ये शंका निकाल दो। शंका केवल विषय वस्तु से ही होनी चाहिए। ये नहीं है कि पढ़ रहे हैं, हम स्वर पढ़ रहे हैं और शंका उठा के दे दी मेरे को समाज से, शंका उठा के दे दी मेरे को कारक से, वो नहीं। जो विषय वस्तु हम पढ़ रहे हैं उनसे संबंधित यदि कोई भी शंका होगी, उस शंका का, उस समस्या का हम समाधान किसी न किसी तरीके से जरूर निकालेंगे और बेहतरीन तरीके से आपको वो चीजें यदि मेरे को नहीं भी आएगी तो भी मैं किसी ना किसी हेल्प लेकर आप तक जरूर अवेलेबल करवा दूंगा कि हाँ आपको वो चीजें हैं वो आपको मिल जाए और आपके समझने में कोई भी क्षति या कुछ भी न हो, हानि न हो, इस तरीके से। तो आशा करता हूं एक बार फिर कि पढ़ाया हुआ बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया, और यदि समझ में आ रहा है और यदि पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए उपयोगी है कि हम इसके द्वारा अपने नंबर है वो बढ़ा सकते हैं, नंबर है वो प्राप्त कर सकते हैं, तो दोस्तों चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपने को पूरा का पूरा सिलेबस करना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने को सिलेबस करना है। कभी कभार हो सकता है किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं डाल पाऊं, लेकिन पीछे लगातार प्रतिदिन एक एक वीडियो डाल रहा हूं, तो आगे भी यही है कि प्रतिदिन एक एक वीडियो डालता रहूंगा। तो जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो विश्वास जताते हैं उनके लिए फिर एक बार धन्यवाद। चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि और आपके जो मित्र हैं उनकी भी हेल्प हो सके। यदि किसी को अत्यधिक बोलना या मेरे जो ये चीजें हैं वो पसंद नहीं आ रही तो वो जरूर लिखें कि सर आप ये चीजें नहीं, जो भी चीज की सुधार करने की आवश्यकता होगी वो हम जरूर करेंगे, क्योंकि रीट का एग्जाम है वो होने वाला है और अपने को ये ध्येय बनाना है, अपना ये टारगेट होना चाहिए कि मेरे लिए लास्ट जो एग्जाम है वो यही है, मैं इसी एग्जाम को फाइट करूंगा, इसी में मैं लगूंगा। क्योंकि दोस्तों 30,000 वैकेंसी का आइडिया लगा रहे हैं, चाहे वो L1 हो चाहे वो L2 हो। अब कितनी भर्तियां आएंगी वो तो एक अलग बात है, बहुत होती है इतनी भर्तियां दोस्तों। लोग एक एक सीट के लिए एग्जाम के फाइट करने के लिए तैयारी करते हैं। आप लोगों के लिए तो बहुत सारे वैकेंसीज हैं ये, और अब भी नहीं होगी तो कभी नहीं होगी, ऐसे आपके मन में होना चाहिए। आपके मन में आत्मविश्वास होना चाहिए। एक बार फिर कहूंगा, वीडियो स्टार्ट में भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। हाँ मैं कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास जब जताओगे तभी कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि राजस्थान में वर्तमान स्थिति ये चली है कि कोई भी एग्जाम होता है फिर 2-3 साल तक नहीं होते, तो सभी का जो अपना मानसिक स्तर होता है वो प्रत्येक समय एक समान नहीं हो सकता। तो दिमाग या जो मानसिक स्तर है उसमें सुधार करो, उसमें जो सकारात्मक सोच है वो रखो, नकारात्मक सोच है उसको हटा दो। समझना है, पढ़ना है, निरंतर लगातार पढ़ते ही रहना है, तभी अपने को सफलता मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।